हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे बेटा ग्रेविटेशन में डिडक्शन ऑफ कैपलर्स थर्ड लॉ एंड डिडक्शन ऑफ कैपलर्स सेकंड लॉ। इससे प्रीवियस लेक्चर में बेटा हमने जाना थर्ड लॉ क्या होता है, कैपलर्स थर्ड लॉ एंड कैपलर्स सेकंड लॉ। आज उसका प्रूफ हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फर्स्टली वी स्टार्ट फ्रॉम कैपलर्स थर्ड लॉ। कैपलर्स थर्ड लॉ इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ पीरियड। क्या कहता है बेटा ये, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। T square is directly proportional to R cube. Means square of time period is directly proportional to cube of the semi-major axis of the elliptical orbit, जिसमें हमारा planet revolve करता है around the sun. तो यहाँ पे ये कंसीडर कर लीजिए, मान लीजिए ये सन है और ये आपका प्लैनेट और ये रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द सन। इसका जो मास है स्मॉल एम, सन का जो मास है वो कैपिटल एम, और इसका जो डिस्टेंस है ऑर्बिट का डिस्टेंस, सर्कल की रेडियस है, ठीक है, दैट इज आर। तो कुछ पैरामीटर्स हमने क्या क्या कंसीडर किए, एम मास ऑफ द प्लेनेट, कैपिटल एम मास ऑफ द सन, आर रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट। हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं बेटा कि उसका ऑर्बिट सर्कुलर है, पर एक्चुअल में कैसा ऑर्बिट होता है, एलिप्टिकल ऑर्बिट होता है, ठीक है। सिंप्लिसिटी के लिए हम इसमें एज्यूम करके चल रहे हैं सर्कुलर ऑर्बिट आर। इसके बाद बेटा ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से प्लैनेट मूव कर रहा है, और ऑल्सो ओमेगा किसके इक्वल होता है, 2π/t। यहाँ पे t क्या है, टाइम पीरियड। व्हाट डू यू मीन बाय टाइम पीरियड? टाइम पीरियड क्या होता है बेटा, इट इज द टाइम टेकन बाय ए प्लैनेट टू कवर वन रिवॉल्यूशन। एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा, दैट टाइम इज नोन एज टाइम पीरियड। तो यहाँ पे अब हमारा जो कंसेप्ट है जिससे हम इसको प्रूव करेंगे वो क्या है, जब भी कोई बॉडी सर्कल में मूव करती है, सर्कल कंप्लीट करती है, तो उसके लिए एक फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, एंड दैट फोर्स इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या कहेंगे बेटा उस फोर्स को, सेंट्रीपिटल फोर्स। कितना होता है बेटा, mv²/r कह लीजिए आप। अगर मैं इसकी वैल्यू पुट करूँ एंगुलर मोशन के लिए, v और ओमेगा में क्या रिलेशन है, याद रखो v इज इक्वल टू r ओमेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा mr² ω²/r। एक r ने r को काट दिया, तो सेंट्रीपिटल फोर्स हाउ मच, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखेंगे आगे से आप, mr²। mv² लीनियर में mv²/r, और एंगुलर की बात कर रखी है, एंगुलर वेलोसिटी गिवन है तो mr ω²। हमें ओमेगा गिवन था, हमें ओमेगा गिवन है, लेट अस कंसीडर। तो इस फोर्स की रिक्वायरमेंट है प्लैनेट को। तो ये फोर्स किसने दिया, हमने तो नहीं दिया, आपने तो नहीं दिया, तो इसको फोर्स मिला कहाँ से, किसने इस पे फोर्स लगाया, तो वो फोर्स लगाया बेटा सन ने। कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है इसको कहाँ से मिला, ग्रेविटेशनल फोर्स से मिला। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है बेटा, Gm/r²। इज इट क्लियर? सभी को पता है बेटा, ग्रेविटेशन हम पढ़ के आए हैं 9th क्लास में। दिस ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स mr²। एक वैल्यू और पुट करते हैं बेटा, ओमेगा 2π/t, ठीक है। तो ये हो जाएगा mr 2π/t का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, 4π²/t²। Gmm/r, स्मॉल m कैंसिल, मास ऑफ द प्लेनेट कैंसिल, इस फॉर्म में लेके आओ इसको। t² को लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में क्या है, r³। एक r ये रहा और ये स्क्वायर है बेटा, r² ये रहा, तो इधर जाएगा r³। बाकी जो भी है उसको ब्रैकेट में लिख दीजिए, 4π², t तो उधर चला गया, 4π²/gm। अब ये जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है इसको ध्यान से देखिए, 4 एक कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, g यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। डू यू नो द वैल्यू ऑफ g? याद रखेंगे 6.67 10⁻⁻11। अनदर कांस्टेंट m मास ऑफ द सन, ये भी एक कांस्टेंट है। तो ये सारे कांस्टेंट की जगह बेटा मैंने एक सिंगल कांस्टेंट रखा, दैट इज k, ठीक है, kr³। और इस कांस्टेंट को हटा के हमने किसकी फॉर्म में लिख दिया, प्रोपोर्शनलिटी के साइन में, r³। एंड दिस इज नोन एज कैपलर्स थर्ड लॉ। तो इस तरह से बेटा हमने कैपलर्स थर्ड लॉ को ड्राइव किया, ठीक है। कैपलर्स थर्ड लॉ बिल्कुल सिंपल, t² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³। नोट डाउन। नाउ वी डिस्कस कैपलर्स सेकंड लॉ, डिडक्शन ऑफ कैपलर्स सेकंड लॉ जो हमने डिस्कस किया था, ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ एरिया। फिर से बेटा एक बार रीकैप करता हूँ मैं, लॉ ऑफ
सेकेंड लॉ ऑफ कैपलर्स क्या है या लॉ ऑफ एरिया क्या है? ए लाइन joining the planet to the sun sweep equal area in equal interval of time, or in simplest way you say that the aerial velocity of a planet is constant. Aerial velocity of a planet is constant. Aerial velocity. ये जो एरियल वेलोसिटी है बेटा किसी प्लेनेट की, ये क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं dA बाई dt से, एंड दैट इज कांस्टेंट। ये हमें प्रूव करना है। लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे बेटा हमने लीनियर मोमेंटम पढ़ा है, एंगुलर मोमेंटम हम पढ़ चुके हैं। लीनियर मोमेंटम को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं और एंगुलर मोमेंटम को L से। दिस इज लीनियर मोमेंटम एंड दिस इज एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, यहाँ मैं एंगुलर मोशन के बारे में बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं लीनियर मोशन के बारे में बात कर रहा हूँ, यहाँ पे एंगुलर मोशन, रोटरी मोशन के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद बेटा हमने न्यूटन सेकंड लॉ में डिस्कस किया था। सेकंड लॉ ऑफ मोशन में फोर्स F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dP बाई dt पढ़ा था बेटा, याद है आपको न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो ये जो फोर्स है इसका रोल एंगुलर मोशन में कौन प्ले करता है बेटा? टॉर्क। फोर्स को किसने रिप्लेस कर दिया? टॉर्क ने। लीनियर मोमेंटम को किसने रिप्लेस कर दिया? एंगुलर मोमेंटम में। dl बाई dt। ये इक्वेशन आ गई हमारी, फर्स्ट इक्वेशन, इसका यूज़ करेंगे। अब बात करते हैं बेटा टॉर्क। ये जो टर्म हमने पढ़ी है टॉर्क, ये किसके इक्वल होती है? टॉर्क ये होती है बेटा R क्रॉस F। किसके इक्वल होती है? R क्रॉस F के इक्वल। जब हमारा प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है, लेट अस कंसीडर इन सर्कुलर ऑर्बिट, ये प्लैनेट P, ये सन, और इसमें फोर्स लगा F इन दिस डायरेक्शन टुवार्ड्स द सन, और इसका पोजीशन वेक्टर क्या है प्लैनेट का? R इन दिस डायरेक्शन। तो कहने का मतलब थीटा क्या है बेटा इनके बीच में? 180 डिग्री। क्यों मैंने थीटा बताया आपको यहाँ पे? क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है R और F का। तो क्या होगा? टॉर्क T इज इक्वल टू RF साइन थीटा। टॉर्क क्या होगा? RF साइन थीटा। थीटा इज द स्मॉलर एंगल बिटवीन R एंड F। थीटा क्या है बेटा? R और F के बीच में एंगल है। R इधर है टुवार्ड्स द प्लैनेट, F टुवार्ड्स द सन। थीटा कितना? 180 डिग्री। डू यू नो अबाउट साइन 180? यस, साइन 180 की वैल्यू याद रखेंगे बेटा, कितनी होती है? 0। तो ये टॉर्क कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। टॉर्क कितना हो जाएगा? 0। एक इसका यूज़ करेंगे। अभी तक हमने एक ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। तो यहाँ से हमें पता चला अगर फ्रॉम 1 एंड 2 अगर टॉर्क 0 है, टॉर्क किसके इक्वल है? dl बाई dt के इक्वल फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड ऑल्सो इक्वल टू 0 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो किसी भी क्वांटिटी को अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं और रिजल्ट 0 आता है, dl बाई dt 0 का मतलब क्या है? L कांस्टेंट। इट इम्प्लाइज दैट L एंगुलर मोमेंटम क्या है? कांस्टेंट। एंगुलर मोमेंटम क्या है? कांस्टेंट। क्योंकि जब भी हम किसी कांस्टेंट को डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो इसका मतलब क्या है? नहीं, कांस्टेंट को डिफ्रेंशिएट करते हैं और वो 0 आता है, इसका मतलब वो क्वांटिटी क्या है? कांस्टेंट। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे एक इक्वेशन यूज़ करेंगे जो आपने एंगुलर मोशन में डिस्कस की थी। क्या थी बेटा इक्वेशन? L किसके इक्वल निकाला था हमने वहाँ पे? 2m dA बाई dt। ये इक्वेशन मैंने प्रीवियस लेक्चर से ली है, एंगुलर मोमेंटम वाले लेक्चर से, चैप्टर से। तो L किसके इक्वल है? 2m dA बाई dt। और यहाँ पे हमने क्या प्रूव किया? ये कांस्टेंट है। तो इसको मैं इक्वेशन 3 एंड दिस इज इक्वेशन 4। फ्रॉम 3 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, L कांस्टेंट भी है, L इसके इक्वल भी है। इसका मतलब क्या हुआ? 2m इंटू dA बाई dt कांस्टेंट। 2 तो वैसे ही कांस्टेंट है, m वैसे ही कांस्टेंट है। इसका मतलब ये वाली जो टर्म है बेटा dA बाई dt, ये क्या है? कांस्टेंट। और इसको हमने क्या नाम दिया? एरियल वेलोसिटी। क्या नाम दिया? एरियल वेलोसिटी।
एंड दिस इज द सेकंड लॉ, केपलर सेकंड लॉ ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ एरिया कि डीए बाई डी टी क्या होगा आपका कांस्टेंट होगा, सॉरी जीरो नहीं, क्या होगा कांस्टेंट होगा। फिर से बता देता हूँ, ये जो लाइन है प्लैनेट और जो सन को ज्वाइन कर रही है इक्वल एरिया कवर करेगी। मान लीजिए टी टाइम में इतना एरिया कवर किया तो इधर भी टी टाइम में इतना ही एरिया कवर करेगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।